Hello students, how are you doing? Let's start today's session. Today's session is the last topic of microorganism friend and foe. ठीक है, आज के सेशन में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं. पहला है फूड प्रिजर्वेशन और दूसरा होगा वैक्सीनेशन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन से मतलब होता है हम फूड को कैसे बचाएंगे, उसे लंबे समय तक कैसे रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़. लेकिन एक साइंस के स्टूडेंट के लिए फूड का मीनिंग वो नहीं होता जो एक लेमन के लिए होता है. लेमन के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स का नज़रिया अलग होता है, लेकिन एक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए फ्रूट्स सोर्स ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होते हैं. तो हम एक्चुअली पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करने पर ध्यान देते हैं. ठीक है, उनके टेक्सचर पर ध्यान देते हैं, उनकी हाइजीन पर ध्यान देते हैं, उसके टेक्सचर पर ध्यान देते हैं. इन चीज़ों को मेंटेन करना ही फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है. ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक जो है दैट इज़ फूड कंपोनेंट. एक फूड के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से पॉसिबल हैं ये हम पढ़ चुके हैं. प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. और इन चीज़ों का ही डिस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? फूड स्पॉइलेज. फूड स्पॉइलेज का कारण क्या क्या होते हैं? देखो, दो फैक्टर होते हैं फूड स्पॉइलेज के. पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल. फिजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नल रीजन्स. फूड खराब होने के एक्सटर्नल रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं? तो फूड खराब होने के एक्सटर्नल रीजन्स क्या क्या होते हैं? जैसे फूड आइटम्स में ब्रूजिंग हो जाना, मतलब उनकी रगड़ लग जाना, ठोकर लग जाना, स्क्वीजिंग दब जाना, या कोई कस के जो स्क्वीज़ कर दे, है ना, मोड़ मरोड़ दे इससे, या सूख जाते हैं, मतलब खुले में पड़े रहें, तो भी फूड आइटम्स क्या हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं. ठीक है, आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स देखे होते हैं, जब वो दब जाते हैं या उनमें ठोकर लग जाती है तो उन पे स्पॉटिंग हो जाती है, और स्पॉट होने के बाद वो धीरे धीरे वहीं से सड़ने लगते हैं. अब हम केमिकल की बात करें तो किसी किसी पर्टिकुलर फूड में कुछ एंजाइम होते हैं जो एयर से रिएक्ट करके या मॉइस्चर से रिएक्ट करके फूड को स्पॉइल कर देते हैं. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सेब होता है. आपने सेब देखा है? सेब को जब आप खाइए और उसे वैसे ही रख दीजिए आप, तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि उसके ऊपर ब्राउनिश लेयर जम जाती है, आ जाती है ना. तो वो कैसी होती है? सेब के अंदर के जो केमिकल्स होते हैं वो एयर से जब रिएक्शन करते हैं तो सेब को ऑक्सीडेशन होने लगता है. क्या होने लगता है? ऑक्सीडेशन होता है. और धीरे धीरे सेब आप अगर वैसा ही रखा रहें तो अगले दिन तक वो आपको बिल्कुल ख़राब लगेगा, है ना, खाने लायक नहीं रह जाएगा. तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है? स्पॉइलिंग एजेंट, इंटरनल स्पॉइलिंग एजेंट की वजह से होता है. या बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ, बैक्टीरिया या मोल्ड या फंगस लग जाए तो भी फूड खराब हो जाता है. फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? रिटेनिंग फूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फूड को रिटेन करना, बचा के रखना. किससे? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से. ठीक है, और उनका कलर लॉस ना होने देना, उनका टेक्सचर मतलब उनकी बनावट जो है वो ना ख़राब हो, फ्लेवर मेंटेन रहे, और न्यूट्रिशस वैल्यू भी उनकी बनी रहे. न्यूट्रिशस वैल्यू मतलब हर फूड के अंदर कुछ न्यूट्रिशन होता है, मतलब कितना अमाउंट का प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना ट्रांस फैट है, कितना कैल्शियम है, ये सब होता है ना. तो ये चीज़ें ख़राब ना हो. आप ऐसी भी टेक्निक यूज़ करें कि ये ना हो कि आपने उसे प्रिजर्व तो कर दिया लेकिन पूरा का पूरा फूड स्पॉइल हो गया हमारा, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू स्पॉइल हो गई. ठीक है, अब फूड प्रिजर्वेशन करते क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? तो पहला तो क्या होता है? सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. सारा फूड हमेशा पूरे साल भर अवेलेबल नहीं रहता है. कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स जो होती हैं वो सीजनल होती हैं. तो उन सीजनल वेजिटेबल्स की ज़रूरत तो हमें पूरे साल पड़ती है. तो हमें क्या करना होता है? हम उन्हें प्रिजर्व करते हैं, हम उन्हें बचा कर रखते हैं ताकि जब उनका सीज़न ना हो तब भी हम उन्हें यूज़ कर सकें. जैसे इस सीज़न में अब आम आने वाला है, आपने देखा होगा, अब मैंगो जो है मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि दिस इज़ द सीज़न फॉर मैंगो. बट यू कैन फाउंड मैंगो थ्रू आउट द ईयर. आपको पूरे साल मैंगो मार्केट में मिलता है. कैसे मिलता है? क्योंकि उस मैंगो को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है. या क्या होता है, आपने देखा होगा, मैंगो की माज़ा या फ्रूटी या रियल फ्रूट जूस बनाकर हम उसके जूस को प्रिजर्व करके रख लेते हैं और कभी भी पी सकते हैं, है ना. तो फ्रूट जूसेस को हम प्रिजर्व कर लेते हैं फॉर डिफरेंट फॉर यूजिंग इन डिफरेंट सीजन्स. सेकेंड, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एट डिफरेंट लोकेशन. अब क्या होता है, सारा फूड हर जगह तो अवेलेबल नहीं होता. तो जो फूड जहाँ अवेलेबल नहीं है तो उसे अवेलेबिलिटी वाली जगह से पहुँचाना पड़ता है उस जगह पर. तो उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में हमें उसका क्या करना पड़ता है? प्रिजर्वेशन की. उसे ठोकर ना लग जाए, बारिश से, मॉइस्चर से, धूप से बचा कर रखना है. यानी जब ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्टेशन के वक्त भी हमें उसका प्रिजर्वेशन करना होता है.
अब प्रिजर्वेशन की कुछ टेक्निक्स देखते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है ब्लांचिंग। ये टेक्निक क्या है? ब्लांचिंग। ब्लांचिंग में हम क्या करते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं उनको हल्का सा बॉईल कर देते हैं या स्टीम लगा देते हैं। इससे क्या होता है, फिर उन्हें हम रख सकते हैं। ठीक। अब जैसे आपने देखा होगा घर पे हमारी मदर्स जब चिप्स बनाती हैं तो वो कैसे बनाती हैं, आलू को क्या किया जाते हैं, स्लाइस काट लिए जाते हैं, फिर उन्हें बॉईल किया जाता है, हल्के से स्टीम दी जाती है ना, फिर उसके बाद धूप में उसे सुखा दिया जाता है, किया जाता है ना। इस मेथड से हम चिप्स को बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख पाते हैं। किसे? आलू को। हमें आलू यूज़ करना है तो हमने ये मेथड अपनाया। या हमारे घर पे जब कभी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं तो वो ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती। ग्रीन वेजिटेबल्स सुबह, गर्मियों में तो सुबह से शाम तक ख़राब हो जाती हैं, तो उस केस में हमें जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनकी ब्लांचिंग कर लेते हैं, उसे हम गर्म पानी में सोक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी देर हल्की सी स्टीम देते हैं और उसे निकाल कर रख लेते हैं, फिर वो ख़राब नहीं होगी, है ना। तो दिस मेथड कैन बी यूज बाय अवर मदर्स एंड यू कैन आस्क टू योर मदर वाई शी इज़ डूइंग सो, ब्लांच, वाई दे नीड टू ब्लांच द फूड। ये अधिकतर ब्लांचिंग की फूड पे की जाती है। शेल्फ लाइफ जिनकी शॉर्ट होती है, शॉर्ट सेल्फ लाइफ। शेल्फ का मतलब क्या होता है? अलमारी। लाइफ यानी कितने दिनों तक हम उसे रख सकते हैं। तो जिस फूड को आप कम समय तक रख सकते हो उसको आप कैसे लंबे समय तक रख सकते हो? ब्लांचिंग करके उसकी। ठीक है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल जल्दी ख़राब हो जाएगी तो आप उसे ब्लांच कर दीजिए, हल्की सी स्टीम दे दीजिए और उसे रख लीजिए, ख़राब नहीं होगा। आप चिप्स को, आलू को बहुत दिन तक नहीं रख सकते, लेकिन उसे ब्लांच करके सुखा कर रख लीजिए, लंबे समय तक रख सकते हो। ठीक है, तो ब्लांचिंग की टेक्निक हो गई। शॉर्ट सेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड इन विच द फूड आइटम कैन बी रिमेन फ्रेश। ठीक है, शेल्फ लाइफ क्या होती है? वो टाइम पीरियड जिसमें फूड आइटम क्या होता है? फ्रेश रह सकता है। ठीक है, अगला होता है पेस्चराइजेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अ प्रोसेस इन विच वाटर एंड सर्टेन पैकेज फूड आर ट्रीटेड विद माइल्ड हीट। क्या होते हैं? जब हम फूड आइटम्स को माइल्ड हीट पर गर्म करते हैं ताकि उनका बैक्टीरिया और पैथोजन क्या हो जाए? मर जाए, और उनकी शेल्फ लाइफ यानी कि उनके प्रिजर्व रहने की जो लाइफ है, जो टाइम स्पैन है, वो बढ़ जाए। दैट मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर। ठीक है, इन्होंने ही जो कुत्ता काटे का जो वैक्सीन थी वो बनाई थी। ठीक है, तो ये इन्होंने दिया था। इस मेथड में हम करते क्या है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मेथड। इन दिस प्रोसेस मिल्क इज हीटेड अप टू 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड, और स्टोर कर दिया जाता है। फूड को क्या कर रहे हैं? दूध को, स्पेशली हम दूध को पेस्चराइज करते हैं। दूध को पेस्चराइज करने में हमें क्या करना होता है? पहले हम उसे 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और उसके बाद सडनली उसे ठंडा कर देते हैं, चिल्ड कर देते हैं। उससे क्या होता है? देखो, जब गर्म करेंगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा जो ठंडी में रह सकता है, क्योंकि गर्मी में तो वो रह नहीं सकता। और ठंडा करने पर कौन सा बैक्टीरिया मर जाएगा? जो गर्मी में रह सकता है। ठीक है, तो हम हर तरीके के बैक्टीरिया को मार देते हैं इस मेथड के थ्रू। हमारा मिल्क पेस्चराइज्ड होके मार्केट में आता है, आपने देखा होगा। पेस्चराइजेशन के बाद बहुत से फूड आइटम्स को कैन किया जाता है, तो कैनिंग की टेक्निक पेस्चराइजेशन का अगला स्टेप भी होती है। ठीक है बेटा, कुछ चीज छुओ नहीं। अगली टेक्निक होती है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में हम क्या करते हैं? माइक्रोब को क्या कर देते हैं? बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं बॉडी से या फूड आइटम से। ठीक है, एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना, किल कर देना, दैट इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। कैसे करते हैं? अ कंट्रोल्ड हीटिंग प्रोसेस से। कंट्रोल्ड हीटिंग प्रोसेस से, वो हीट प्रोसेस या तो मतलब गर्म पानी में कर सकते हो, या ड्राई मतलब कि अवन में गर्म कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन करके भी बैक्टीरिया को निकाला जा सकता है, वायरस को निकाला जा सकता है, या किसी केमिकल के थ्रू हम स्टेरिलाइज कर देते हैं। जैसे आजकल हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं ना, तो सैनिटाइजेशन भी एक टाइप का स्टेरिलाइजेशन ही है। उसमें अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करते हैं ताकि हम अपने हाथ को सही कर सकें। तो ऐसे ही कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं जिन्हें हम केमिकल्स के थ्रू स्टेरिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे स्टेरिलाइजेशन का फूड में ज़्यादा यूज़ ना करके हम मेडिकल फील्ड में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है दैट इज़ ड्राइंग। ये बहुत पुराना मेथड और हम लॉन्ग टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। ड्राइंग मतलब सुखा देना। सुखाने का मतलब धूप में सुखाने से नहीं होता है। सुखाने का मतलब होता है मॉइस्चर को रिमूव करना। सुखाने का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर को रिमूव करना। अब मॉइस्चर रिमूव दो तरीके से हो सकता है, एक तो धूप में सुखा दो या बर्फ़ में जमा दो। दोनों ही तरीके से मॉइस्चर क्या होता है? रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम मॉइस्चर को दो तरीके से रिमूव कर सकते हैं। एक तो कैसे कर सकते हैं? पहला मेथड तो क्या होता है कि उसे हम हीट में हीट दे दें। दूसरा क्या हो सकता है?
ड्राई फ्रीजिंग, उसे हम ड्राई करके फ्रीज कर लें। और आपने फूड आइटम्स देखे होंगे, ड्राई फ्रीज फूड आइटम्स, जैसे मीट स्पेशली जो होता है फ्रीज पैकेज होता है, मीट होता है ना, वेजिटेबल्स भी आती हैं जिन्हें हम ड्राई फ्रीज करके रखते हैं, फूड आइटम्स या मिल्क को भी हम फ्रीज करके रखते हैं, है ना, ड्राई कर देते हैं। और ये सबसे पुराना मेथड है ना, सबसे पुराने टाइम से यूज़ होता चला आ रहा है। हम ड्राई फ्रूट्स देखते हैं वो क्या होते हैं, फ्रूट को ड्राई करके बनाए गए हैं। अगला क्या होता है, पिकलिंग। ये टेक्निक भी बहुत लंबे समय से यूज़ हो रही है। पिकलिंग मतलब अचार बना देना फ्रूट और वेजिटेबल्स का। अचार कैसे बनाते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल को क्या करते हैं, सॉल्ट, एसिड और अल्कोहल के सोल्यूशन में डिप कर देते हैं और वो क्या बन जाता है, पिकल। और ये अधिकतर फूड आइटम के साथ किया जा सकता है। इसको करने के लिए किसी स्पेसिफिक केमिकल की या मशीन की ज़रूरत नहीं होती। और जो तीसरी सबसे ख़ास बात है जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, दैट इज़ कि हम हर फूड आइटम की पिकलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी सेफ़। ऐसा नहीं कि आप पिकल बना दोगे तो वो प्रिजर्व हो जाएगा। पिकल भी ख़राब हो जाते हैं। अपनी मदर से आप पूछ सकते हैं कि क्या अचार भी ख़राब हो जाते हैं, तो वो आपको बताएंगी हाँ अचार ख़राब हो जाते हैं, क्या क्या कारण होते हैं अचार ख़राब होने के, आप उनसे पूछ सकते हो। या अचार अगर आप गलत वेसल में रख दो, जैसे अगर आप कोई एसिडिक जो पिकल है उसे आप कहाँ रख दो, इमेजिन करो कि किसी मेटेलिक बर्तन में रख दो, तो उससे क्या होगा, मेटल और एसिड आपस में रिएक्शन करके टॉक्सिक केमिकल बना देते हैं, नुकसानदायक हार्मफुल केमिकल बनाते हैं। तो अगर ऐसे केमिकल्स वाला अचार आप खाते हो तो वो दैट इज़ अनसेफ फॉर यू, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। आपने उसे प्रिजर्व तो कर लिया लेकिन वो नुकसानदायक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिकलिंग के साथ मतलब हम ये एसिड मिलाना या सॉल्ट मिलाना, इस तरीके की टेक्निक का यूज़ फर्मेंटेशन के साथ भी करते हैं, कैनिंग के साथ भी करते हैं और रेफ्रिजरेशन के साथ भी करते हैं। और इसकी अच्छी जानकारी आप कहाँ कर सकते हो, जो फूड प्रिजर्वेशन साइंस होती है हमारी पूरी, जो फूड की पूरी साइंस है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो फूड टेक्नोलॉजी है एक्चुअली, जो होती है उसमें आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ोगे। अगला क्या होती है, कैनिंग। कैनिंग मैंने आपको बताया जो पेस्चराइज्ड फूड होता है उसको क्या करते हैं, कैन में बंद कर देते हैं, उससे एयर रिमूव कर लेते हैं और कैन में उसे बंद कर देते हैं ताकि वो प्रिजर्व बना रहे। तो द प्रोसेस इन विच फूड इज पेस्चराइज्ड एंड देन सील्ड, वैक्यूम सील्ड इन ग्लास जार्स, दिस इज कॉल्ड कैनिंग। तो कैन वाला फूड, वैसे हम लोग के यहाँ कैन फूड नहीं आता क्योंकि हम लोग क्या तो हर सब्जी अवेलेबल होती है, दूध भी अवेलेबल होता है। तो ये सारे टेक्निक्स कहाँ यूज़ होते हैं, जहाँ पर हमें फ्रूट वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं हो रहे होते। तो क्या होते हैं, जहाँ अवेलेबल होते हैं वहाँ से उनकी पेस्चराइजेशन और कैनिंग करके भेज दिया जाता है और उसे बहुत लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अगला होता है शुगर। जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, स्पेशली शुगर ऐड करके हम फ्रूट्स को प्रिजर्व करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे हम फ्रूट का जैम बना लेते हैं, जेली बना लेते हैं या उनके जूस बना देते हैं। जूस कंसनट्रेटेड होते हैं, जूस जो रियल का या ट्रॉपिकाना जूसेस आपने देखे हैं, जैम और जेली आपने यूज़ की हैं, उनमें क्या होता है, शुगर कंटेंट बढ़ाकर उसमें क्या हम करते हैं और ऐड कर देते हैं शुगर। जब किसी सब्सटेंस में ज़्यादा शुगर हो जाती है तो उसमें बैक्टीरिया और वायरस की ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, when sugar is added to food in high concentration then it becomes unavailable for microbial growth। ठीक है, माइक्रोबल ग्रोथ नहीं होती। AW ऑफ फूड इज रिड्यूस्ड। AW मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, AW का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड AW। ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है। भी यूज़ किया जाता है, जैसे हम शुगर और सॉल्ट को तो कॉमनली यूज़ करते ही हैं, इसके अलावा एसिड्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड को मार्केट में हम सोडियम बेंजोएट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये अधिकतर दावत जो हलवाई होते हैं आप उनसे पूछ सकते हो सोडियम बेंजोएट क्या होता है। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड होता है, ये अधिकतर फूड आइटम्स में डाला जाता है। और जितने भी अधिकतर फास्ट फूड्स होते हैं तुम्हारे, जैसे चाउमीन हो गई या आपके जो भी फूड आइटम्स फास्ट फूड में आप रखते हो, उनमें ये ऐड किया जाता है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि कौन कौन से फूड आइटम्स आप फास्ट फूड में रख सकते हो। स्कॉर्बिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, इन एसिड को मिलाकर हम फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। कभी कभी गैस
ऐड की जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस जो होती है वो ऐड की जाती है आपके चिप्स के, नमकीन के पैकेट्स में, ताकि आपकी चिप्स नमकीन लंबे समय तक प्रिजर्व रहे। जो ड्रिंक्स होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है, जिन्हें आप एरेटेड ड्रिंक्स कहते हो, कहते हैं ना। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं बहुत सारे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे जिन्हें आप ओपन करते हो एकदम से फिजी गैस बाहर निकलती है, तो उनको भी प्रिजर्व क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर। ठीक है, ये तो टॉपिक हमारा प्रिजर्वेशन जो है ये पूरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हमने टीवी पे अमिताभ बच्चन सर को कई बार ऐड करते देखा है, पल्स पोलियो ड्रॉप्स के लिए करते देखा है ना। तो पल्स पोलियो क्या है, वैक्सीन है एक, है ना। पोलियो जो आपकी मेलिटस होती है उसके लिए वैक्सीन दी जाती है। अब वैक्सीन क्या होती है, जैसे एक होती दवा, एक होती वैक्सीन। दवा क्या होती है, ये हमें बीमारी से बचाती है, कब, जब हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन हेल्दी पर्सन को दी जाती है ताकि उसे बीमारी हो ही ना, ताकि उसे बीमारी हो ही ना। दवा कब दी जाती है, बीमार होने के बाद। वैक्सीन कब दी जाती है, जब हम बीमार नहीं होते। बीमारी से दोनों ही हमें बचाते हैं, लेकिन वैक्सीन क्या होती है, हमें वो बीमारी होने ही नहीं देगी। ठीक है, ये लेकिन वैक्सीनेशन का आइडिया कहाँ से आया, वैक्सीनेशन क्या होता है, क्यों हम इसे वैक्सीनेशन टर्म ही दिया गया, इसकी कहानी की शुरुआत करते हैं अब। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एडवर्ड जेनर से। किससे, एडवर्ड जेनर से। एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने पहली बार स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। लेकिन उनकी ये वैक्सीन इतनी सरल कहानी नहीं है कि हमने सुन लिया और उन्होंने वैक्सीन बनाई थी और बस ख़त्म हो गई कहानी, ऐसा नहीं। इसे सुनो, ये बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है। जो स्मॉल पॉक्स है ये आज तो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन किसी वक्त ये बहुत जानलेवा बीमारी थी, एक तरीके की पेंडेमिक या एपिडेमिक, एक्चुअली एपिडेमिक थी, एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक मतलब बहुत लार्ज नंबर में लोग इससे मर जाया करते थे। ठीक है, स्मॉल पॉक्स में इस तरीके के लीजन्स जो होते हैं, चकत्ते जैसे होते हैं, ये चेहरे पे पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं हाथों पर। ठीक है, जब ये बहुत लार्ज नंबर में हो जाती थी पहले लोगों की जान चली जाती थी। लगभग 20 से 30% आबादी जो हुआ करती थी वो ख़त्म हो जाती थी स्मॉल पॉक्स की वजह से। ठीक है, तो जब एडवर्ड जेनर छोटे थे तब इन्होंने एक चीज़ नोटिस की, या आप कह सकते हो कि एडवर्ड जेनर ने ये चीज़ नोटिस की कि जो लोग काऊ या डेयरी फार्मिंग करते हैं उनको एक बीमारी हो जाती थी जिसे कहते थे काऊ पॉक्स। जनरली क्या होता थे, जो काऊ होती, काऊ में ये बीमारी होती, काऊ पॉक्स, काऊ की बीमारी होती है, काऊ पॉक्स। ठीक है, तो काऊ में क्या होता है, जो उसके अडर्स होते हैं, थन होते हैं, जो उसकी स्किन होती है उस पर चकत्ते पड़ जाते हैं, या जैसे ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं थनों पर, पीठ पर। तो ये जो ब्लिस्टर पड़ जाते थे, जब कोई काऊ मेड, जो मिल्क मेड होती थी, वो काऊ से दूध निकालती थी या उनके साथ रहते हैं, सब लोग एनिमल के पास ही रहते हैं, तो उनमें भी ये बीमारी हो जाती थी। जब उन्हें ये काऊ पॉक्स होता था तो वो कुछ दिनों में सही हो जाता था, लेकिन किसी भी मिल्क मेड को कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो उन्हें ये लगा कि शायद जो मिल्क मेड्स हैं उनकी बॉडी में काऊ जो स्मॉल पॉक्स है उसकी इम्यूनिटी है, लेकिन कैसे है ये वो सोचा करते थे। तो उन्होंने जब बहुत सोचा तो उन्हें इस बारे में पता चला कि शायद काऊ पॉक्स का जो वायरस है जब उनकी बॉडी में आता है काऊ से, तो उनकी बॉडी उसका रेजिस्टेंस करती है, उसका विरोध करती है और वो काऊ पॉक्स को ख़त्म कर देती है। तो उनकी बॉडी में उस पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी या मैकेनिज्म जनरेट हो जाती है, जो किसी और पॉक्स के वायरस को उनकी बॉडी में नहीं आने देती। लेकिन उन्हें इस बात को टेस्ट करना था। अब वो टेस्ट तो कर नहीं सकते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया, बेसिक सर्जन की डिग्री पूरी की, डॉक्टर हो गए, और तब एक मौका आया जब उन्हें ये करने का मौका भी मिला। ठीक है, वो मौका कैसे मिला, इन 1796 सारा नेल्मस नाम की एक लेडी थी जो काऊ पॉक्स लेकर उनके पास अपना इलाज कराने आई। तब उन्हें अचानक से अपना वही जो सपना था वो याद आ गया। तो उन्होंने क्या किया, इन सारा नेल्मस को, जो काऊ पॉक्स थे तो उसके जो ब्लिस्टर थे उससे इन्होंने उसका पस निकाल लिया। उससे इन्होंने क्या किया, उसका पस निकाल लिया और उसे स्टोर कर लिया अपने पास। और उनका एक गार्डनर था, उसका लड़का था जिसका नाम था जेम्स फिलिप्स। उन्होंने जेम्स फिलिप्स जो 8 साल का था, उन्होंने उस जेम्स फिलिप की बॉडी में इस जो पस सेल थी उसको डाल दिया। ठीक है,
अब क्या हुआ, यानी कि उन्होंने एक हेल्दी बच्चे में बीमारी का वायरस डाल दिया। कुछ समय बाद उन्होंने दोबारा से वही ब्लिस्टर जो था काऊ पॉक्स का फिर से उस बच्चे की बॉडी में डाला। कुछ दिन में वो काऊ पॉक्स उस बच्चे में सही हो गया, क्योंकि काऊ पॉक्स एक माइल्ड बीमारी है, वो जल्दी सही हो जाती है, वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। अब क्या किया, जो अब खास बात जो जेनर करने जा रहे थे वो थोड़ी अनएथिकल थी। आज के हिसाब से तो अनएथिकल है ही, क्राइम हेड्स, लेकिन उस टाइम पर उतनी नहीं थी। लेकिन अगर आप मोरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सोचो तो ये गलत था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर स्मॉल पॉक्स का, किसी एक बंदे को स्मॉल पॉक्स था, उसका ब्लिस्टर का पस निकाला और जेम्स फिलिप की बॉडी में उन्होंने स्मॉल पॉक्स का भी वायरस डाल दिया। अब बच्चा इस काऊ पॉक्स से तो सही हो गया। अब उन्होंने देखा शायद अब स्मॉल पॉक्स इसे नहीं होगा, क्योंकि उनका तो यही मानना था, और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, तो उनके हाथ एक बहुत बड़ी की लगी। तो उन्होंने ये स्टडी किया, रिसर्च की। उन्होंने उसके बाद क्या किया, कई लोगों को स्मॉल पॉक्स का जो ब्लिस्टर था, जो पस सेल थी, हेल्दी लोगों की बॉडी में इंसर्ट की। तो वहाँ पर जो स्मॉल पॉक्स का स्प्रेड था वो धीरे धीरे कम होने लगा। उन्होंने इस सारी रिसर्च को रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस को भेजा। अब रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस जो थी उस वक्त, उन्होंने सारे लोगों ने इस चीज़ को नहीं माना। रॉयल सोसाइटी एक साइंस की एक बहुत बड़ी सोसाइटी होती है, जहाँ पर साइंटिस्ट अपने लॉज, अपनी स्टडी भेजते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे फेमस रिनाउंस्ड पर्सन होते हैं जो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, और अगर वो सही होती है तो उसे लॉ या पॉस्टुलेट बनाकर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। तो जब रॉयल सोसाइटी में ये बात भेजी गई, तब क्या हुआ, सब लोगों ने इसे नहीं माना। ठीक, कई लोगों ने इसका विरोध किया। कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि ये तरीका तो गलत है, एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में स्मॉल पॉक्स का वायरस डाल दे रहे हो तो उसकी जान भी जा सकती है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उनकी बात को माना और उन्होंने स्मॉल पॉक्स के वायरस को दूसरों की बॉडी में डाला। लेकिन हुआ क्या कि सारे लोग ठीक नहीं हुए। कई लोग स्मॉल पॉक्स से अफेक्टेड हो गए। पहले वो सही थे लेकिन उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया। क्यों? क्योंकि आपने स्मॉल पॉक्स उनकी बॉडी में डाल दिया है। लेकिन बाद में रिसर्च हुई और ये मालूम चला कि जो मेथड्स अप्लाई किए जाने चाहिए थे, उन साइंटिस्ट या डॉक्टर्स ने वो मेथड्स अप्लाई नहीं किए। ठीक है, एक ये विरोध उन्हें झेलना पड़ा था अपने टाइम पर डॉक्टर्स से। या क्या हुआ, प्रॉपर टेक्निक फॉलो ना हो जाने की वजह से ये उनके सामने हिंड्रेंस क्रिएट हुआ कि क्या क्या करने पर ये मेथड काम नहीं करेगा। दूसरा क्या था, कुछ लोग होते हैं जो किसी की फेम से जलते हैं। तो ऐसे लोगों ने क्या किया, आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ। कार्टून था उस टाइम का, बड़ा फेमस कार्टून था। ये कार्टून जो था उस वक्त पोस्ट किया गया अखबारों में कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो लेडीज़ हैं या जो जेंट्स हैं उनके चेहरे बड़े आपको एनिमल लाइक दिख रहे हैं ना। तो ये एनिमल लाइक चेहरे क्यों बनाए गए, ये खबर फैलाई गई कि अगर कोई भी एडवर्ड जेनर की वैक्सीन को लगवाएगा तो उसका चेहरा काऊ की तरह या एनिमल की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो लोग इस वजह से भी डरने लगे। तो उनका बड़ा विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों से हार नहीं मानी और अपनी वैक्सीन को, अपनी कमियों को दूर करते करते फाइनली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से उसे सर्टिफाई कराया। और जेनर के खुद के सामने लगभग 20 बीमारियों के वैक्सीन्स प्रिपेयर किए गए उनके ही थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, वैक्सीन इम्यूनो बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं। इम्यूनो मतलब जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग। वो लिविंग हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन कभी ना कभी वो लिविंग होते हैं। जैसे कि पैथोजेंस, स्पेशली क्या चीज़, पैथोजेंस, लिविंग पैथोजेंस होते हैं जो हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं। किस लिए? बीमारी से बचने के लिए। ये हमारी बॉडी में करती क्या जाके है वैक्सीन, ये स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी एंड अदर इम्यून मैकेनिज्म। ये हमारी बॉडी में जाकर उस बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती है। जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जाती है तो क्या होता है, कई वैक्सीन में उन्हें बुखार आ जाता है। बुखार क्यों आ जाता है? क्योंकि देखो हमारी बॉडी की अपनी एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है, वो बीमारी से लड़ने की क्षमता रखती है। ठीक है, बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसकी बॉडी में इम्यूनिटी आती है।
6 महीने तक मदर का मिल्क जो होता है वेरी नेसेसरी होता है, ये बताते हैं डॉक्टर। हम फूड खाते हैं, फूड भी हमें बीमारियों से बचाता है, यानी वो हमें इम्यूनिटी बिल्ड करता है। लेकिन जब पहली बार कोई वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बीमारी उसके खिलाफ लड़ती कैसे है। देखो, जैसे ही कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है या वायरस एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसे मारने के लिए एंटीबॉडी जनरेट करती है। ठीक है, मतलब एंटीबॉडी, पहले कोई बॉडी एंटर हुई तो हमारी बॉडी उसके एंटी मतलब उसकी अपोजिट बॉडी जनरेट करती है उसे मारने के लिए, वो उसे मार देती है। ठीक है, अब क्या होता है, वो एंटीबॉडी हमारे ब्लड में हो जाती हैं। अब दोबारा कभी वो वायरस आएगा अगर, तो वो बीमारी नहीं फैला सकता। तो जब वैक्सीन लगाई जाती है तो वैक्सीन लगाने से क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वैक्सीन क्या होती है, डेड या वीक माइक्रोब होता है किसी भी बीमारी का। जैसे अगर पोलियो की वैक्सीन की बात करो तो पोलियो की वैक्सीन पोलियो का ही डेड या वीक माइक्रोब है। जब उसे आप बॉडी में डालोगे तो आपकी बॉडी उस डेड या वीक को हराना तो कठिन नहीं होगा बॉडी के लिए, वो तो कमज़ोर है बहुत, उसे आसानी से हमारी बॉडी हरा देगी। ठीक है, लेकिन उसमें जो इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा उसकी वजह से अगर कोई एक्टिव पैथोजन भी एक्ट करेगा आपकी बॉडी पे आके पोलियो का, तो वो आपकी एंटीबॉडी उसे ख़त्म कर देगी। तो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट जो था ये हमें एडवर्ड जेनर की वजह से मिला। ठीक है, तो ये बात हम लोग नोट कर लेंगे कि वैक्सीन दैट वर डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, और उन्होंने कैसे ढूंढी थी, माइल्ड कैटल डिजीज़, काउ पॉक्स की जो डिजीज़ थी, माइल्ड मतलब हल्की बीमारी थी, उन्होंने इसका इस्तेमाल किसके लिए किया, स्मॉल पॉक्स को टेस्ट करने के लिए। उन्होंने काउ पॉक्स से स्मॉल पॉक्स की टेस्टिंग की कि काउ पॉक्स सही हो जाता है तो स्मॉल पॉक्स भी सही हो जाएगा। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, एक काउ पॉक्स का जो सोर था उसे एक बच्चे की स्किन पे लगाया था और स्मॉल पॉक्स उसे नहीं हुआ था। यही तो थी शॉर्ट हिस्ट्री अगर हम समझे उसकी। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। उन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट पहला वैक्सीन बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली, इस पेज की हर बात याद रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा क्या था, जो वैक्सीन टर्म है, ये वैक्सीन टर्म कहाँ से आया, वेरियोले वैक्सीने नाम के लैटिन वर्ड से। ठीक है, ये वेरियोले वैक्सीने जो होता है ये काउ पॉक्स के वायरस का नाम है। किसके वायरस का नाम है, काउ पॉक्स के वायरस का नाम है। तो उन्होंने काउ से फैलने वाली बीमारी के वायरस के नाम से ही वैक्सीन वर्ड दिया। ठीक है, और जो स्मॉल पॉक्स होता है इसके वायरस का नाम क्या होता है, वेरियोला। क्या नाम होता है, वेरियोला वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इन्हें प्लीज़ आप बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, इन्हें नोट कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ किल्ड माइक्रोब इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम अगेंस्ट माइक्रोब देयर बाय प्रिवेंटिंग डिजीज। यानी किसी भी बीमारी के कमज़ोर या मरे हुए माइक्रोब को किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करना वैक्सीनेशन कहलाता है। इस वैक्सीनेशन के लिए हम कई बार इनोक्यूलेशन टर्म का भी यूज़ करते हैं, गिविंग अ वीक फॉर्म ऑफ डिजीज़ एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट। यानी कि लोहे को काटने के लिए लोहे का ही यूज़ करना। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन है, हम बीमारी का इलाज उस बीमारी के ही वीक वायरस से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समरी है, ये आप इसे पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये कहानी थी एडवर्ड जेनर की, जिन्होंने हमें वैक्सीनेशन से इंट्रोड्यूस कराया। आई थिंक टुडे सेशन was very interesting for you, so please listen every concept very carefully. ओके, हर चीज़ याद रखना, क्योंकि आगे के क्लासेस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ होंगे। इन कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, एडवर्ड जेनर की कहानी से मोटिवेट होने की ज़रूरत है। थैंक यू स्टूडेंट्स।